सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर जी.एल. डावर, सहायक प्राध्यापक अर्थशास्त्र, शासकीय कन्या महाविद्यालय खरगोन। आज का अध्ययन विषय है प्राचीन भारतीय अर्थव्यवस्था। तो प्राचीन भारतीय अर्थव्यवस्था का आज हम अध्ययन करेंगे। तो उसका सर्वप्रथम जानेंगे कि उसका परिचय क्या है। प्राचीन अर्थव्यवस्था के प्रमुख आधार कौन कौन से रहे हैं, प्राचीन अर्थव्यवस्था की विशेषताएं क्या थी और प्राचीन भारतीय अर्थव्यवस्था का महत्व क्या रहा। तो प्राचीन भारतीय अर्थव्यवस्था, तो भारत का जो इतिहास है वह काफ़ी समृद्ध रहा है। प्राचीन अर्थव्यवस्था पूरी तरह से कृषि पर आधारित थी। भारतीय अर्थव्यवस्था का जो विकास हुआ है वह सिंधु घाटी की सभ्यता से प्रारंभ माना जाता है। उसके बाद वैदिक काल, मौर्य काल और गुप्त काल, इस प्रकार से भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास हुआ है। तो प्राचीन भारत की अर्थव्यवस्था विश्व की सबसे संगठित, आत्मनिर्भर एवं समृद्ध अर्थव्यवस्था में से एक थी। यह अर्थव्यवस्था कृषि, पशुपालन, हस्तकला, उद्योग, व्यापार और वाणिज्य पर आधारित थी। सिंधु घाटी की सभ्यता से लेकर वैदिक महाजनपद, मौर्य, गुप्त और अन्य राजवंशों के काल तक आर्थिक जीवन में विविध विकास हुए। यह न केवल भौतिक समृद्धि का प्रतीक थी बल्कि नैतिक, सामाजिक और धार्मिक मूल्यों पर आधारित एक संतुलित व्यवस्था थी। आचार्य कौटिल्य हुए, उन्होंने कहा कि अर्थशास्त्र में राज्य की आर्थिक नीति, कर व्यवस्था, व्यापार, कृषि उद्योग तथा सार्वजनिक कल्याण की विस्तृत रूपरेखा दी गई। जो अर्थशास्त्री हुए, जो आचार्य कौटिल्य, जिन्होंने अर्थशास्त्र की रचना की थी, उन्होंने इस प्रकार से भारतीय अर्थव्यवस्था का दिया कि उस समय आर्थिक नीति, कर व्यवस्था और व्यापार ये सभी सम्मिलित थे भारतीय अर्थव्यवस्था में। अब आगे हम जानेंगे कि प्राचीन अर्थव्यवस्था के प्रमुख आधार क्या रहे, मतलब इसका जो अंग क्या थे। तो प्रमुख आधार था पहले भारतीय अर्थव्यवस्था का कृषि आधारित व्यवस्था, हस्त एवं उद्योग, व्यापार और वाणिज्य, कर एवं राजस्व व्यवस्था, सामाजिक और नैतिक दृष्टिकोण और मुद्रा प्रणाली। तो ये भारतीय अर्थव्यवस्था प्राचीन, हम बात किसकी कर रहे हैं, भारत की जो अर्थव्यवस्था थी वो प्राचीन काल में कैसी थी। तो प्राचीन काल के भारतीय अर्थव्यवस्था के जो अंग हुए वो कृषि थी, उद्योग थे, हस्तकला थे, उद्योग, कुटीर उद्योग, ग्रामीण उद्योग, व्यापार, वाणिज्य, व्यापार भी कृषि का अर्थव्यवस्था का अंग रहा। अर्थव्यवस्था व्यापार से ही स्टार्ट होती है और उसी को हम कहेंगे। कर एवं राजस्व व्यवस्था, सामाजिक एवं नैतिक दृष्टिकोण, ये सभी भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रमुख अंग रहे हैं। अब आज के अध्ययन में हम मेन जो चीज़ है, मुख्य जो है वो है विशेषता। तो हम देखेंगे कि कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था, भारत की जो अर्थव्यवस्था रही, भारतीय अर्थव्यवस्था की जो विशेषता है वो कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है। मतलब प्राचीन समय में सर्वप्रथम कृषि ही की जाती थी और कृषि से संबंधित जितने भी उत्पादन होते थे भाई, उस प्राचीन काल में जैसे गेहूँ, जौ, तिल, इनका उत्पादन होता था। जो कृषक हुआ करते थे या जो ग्रामीण हुआ करते थे वो इन्हीं चीज़ों का उत्पादन करते थे। तो कहने का मतलब कि जो व्यवस्था थी प्राचीन भारत, वो पूरी तरह से कृषि पर आधारित थी। दूसरा कि पशुपालन कृषि के साथ साथ उस काल में पशुओं का पालन किया जाता था। पशुपालन आर्थिक दृष्टि से किया जाता था। पशुओं से दूध मिलता था जिसका कि व्यापार या जिनको बेचकर लोग अपना आर्थिक जीवन चलाते थे। मतलब एक प्रकार से व्यवसाय था पशुपालन में जैसे भेड़ पालन है, मत्स्य पालन, बकरी पालन है, गो पालन है। तो इन चीज़ों को उस समय भारतीय अर्थव्यवस्था में ये सब चीज़ें सम्मिलित थी। और इसके साथ ही ग्रामीणों का व्यवसाय, जो लोग
गांव में रहते थे, मतलब किसान तो थे ही जो खेती करते थे, किसान और पशुपालन भी करते थे, तो ये सब अर्थव्यवस्था के अंग रहे। इसके साथ ही ग्राम के जो अन्य व्यक्ति हुए या अन्य जो लोग हुए, तो वो जो दूसरा व्यवसाय करते थे कोई सा भी, जैसे कृषि और पशुपालन के अलावा जैसे शिल्पकारी है, तो ये सब भारतीय अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आते थे। अगली जो विशेषता रही है वो श्रम विभाजन। श्रम विभाजन मतलब प्राचीन काल में जो श्रम का विभाजन था वह सभी के लिए अलग अलग था। श्रम का जो बंटवारा कह सकते हैं या जो भी है, जिसको हम कह सकते हैं कि जैसे काश्तकार है वो अपना काम करेगा, सोनार है वो अपना काम करेगा, बड़े है वो अपना काम करेगा, सूतार है वो अपना। तो भारतीय जो प्राचीन कालीन अर्थव्यवस्था रही उसमें श्रम विभाजन था और यह भी अर्थव्यवस्था की विशेषता रही। अगली विशेषता थी कौशल आधारित उत्पादन। प्राचीन काल में कौशल आधारित उत्पादन किए जाते थे। मतलब कौशल मतलब जो व्यक्ति जिस, कौशल का अर्थ क्या होगा कि जो व्यक्ति जिस कार्य में दक्ष है, कुशलता पूर्वक जिस कार्य को कर लेता है वो उस कार्य के लिए दक्ष माना जाएगा। तो उस समय जो उत्पादन होते थे वो इसी क्रम में उनका उत्पादन, जो कुशल कारीगर होते थे, कहने मतलब जो कुशल व्यक्ति होता था वो अपने कार्य में उस वस्तु का उत्पादन करते थे और उसका क्रय विक्रय किया जाता था। तो भारतीय अर्थव्यवस्था के अंतर्गत कौशल आधारित उत्पादन शामिल थे। अगली जो विशेषता रही है वह है राज्य का अर्थव्यवस्था में सक्रिय योगदान। मतलब राज्य जो भी राज्य था उस काल में, वो राज्य के जो राजा होते थे वो अर्थव्यवस्था में पूरी तरह से सक्रिय योगदान देता था। मतलब पूरा जो भाव है सक्रिय योगदान, मतलब भूमिका पूरी तरह से राजा के अधीन थी। मतलब राजा जो भी कार्य आर्थिक गतिविधियां करता था उसमें राजा पूरी तरह से अपना कार्य करता था। सभी कृषक हो, ग्रामीण हो, व्यापारी हो, तो सब में जो अर्थ से संबंधित जो कार्य होते थे वो राजा के अधीन होते थे। ये भी भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता है। अब न्यायपूर्ण कर प्रणाली, मतलब उस समय प्राचीन काल में जो अर्थव्यवस्था की जो विशेषता रही उसमें न्यायपूर्ण कर प्रणाली भी थी। कर प्रणाली मतलब राजा द्वारा ऐसे कर लगाए जाते थे जिनपे कि कृषकों को कम से कम कर दिया जाए। मतलब उत्पादन का कुछ अंश निर्धारित किया जाता था जिससे कि कर चुकाना था वो कम से कम हो, और अगर किसान पे कर कम से कम लगाए जाएंगे तो वह अपनी उत्पादकता और बढ़ाएगा और वह संपन्न होगा। तो इस प्रकार भारतीय अर्थव्यवस्था में न्यायपूर्ण कर प्रणाली भी थी। अगली जो विशेषता है राजकोषीय एवं सार्वजनिक व्यय। मतलब प्राचीन अर्थव्यवस्था में राजकोष हुआ करते थे। राजा के दरबार में या राज्य में जितने भी वस्तुओं का, सेवाओं का या जो भी उत्पादन और होता था उसको राजकोष में सम्मिलित किया जाता था। कहने का मतलब कि राजा द्वारा जो इनकम होती थी उसका एक कोष हुआ करता था और उस कोष का सभी ग्रामीणों के लिए या समस्त राज्य के वासियों पर उसका खर्च किया जाता था, जिसको सार्वजनिक व्यय कहते। तो यह भी भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता रही। अब अगली जो विशेषता रही भारतीय अर्थव्यवस्था की तो वह है विनिमय और मुद्रा प्रणाली। विनिमय प्रणाली मतलब उस समय प्राचीन काल में जब सिंधु घाटी सभ्यता और सिंधु घाटी वैदिक काल, मौर्य काल, चंद्रगुप्त काल, है ना, गुप्त के बाद में आज तक, तो उस समय पहले जो प्रणाली थी वह विनिमय प्रणाली थी। विनिमय मतलब वस्तु के स्थान पे दूसरी वस्तु, है ना, वस्तुओं का आदान प्रदान किया जाता था। फिर धीरे से सिंधु घाटी के बाद ऋग्वेद आया तो उस समय से थोड़ा बहुत बात की गई कर वगैरह की, पर
वास्तव में मुद्रा का जो प्रचलन वो मौर्य काल से, तो उसमें धातुओं की मुद्राएं सम्मिलित थी। तो यह भी मुद्राएं एवं विनिमय भारतीय व्यवस्था की मूल विशेषताओं में शामिल थी। अब उस काल में, जो प्राचीन काल में जो भी व्यापार व्यवसाय होता था वह पूरी तरह से प्रकृति पर आधारित था। प्रकृति पे मतलब प्रकृति के जितने भी अंग, जल, भूमि, पेड़ पौधे, वनस्पतियां, तो इनका जब किसी कार्य में, ये किसी उत्पादन कार्य में उनका प्रयोग किया जाता तो प्रकृति का पूरी तरह से ध्यान रखा जाता था, उनका कम से कम दोहन किया जाता था और उत्पादकता बढ़ाई जाती। कहने का मतलब कि पर्यावरण और प्रकृति उस समय जो उत्पादन के जितने भी अंग हुआ करते थे उनमें इनको विशेष ध्यान रखकर इनका दोहन किया जाता था। तो भारतीय अर्थव्यवस्था में ये चीजें उस समय शामिल थी। अगला था वाणिज्य और व्यापार। प्राचीन काल में वाणिज्य और व्यापार हुआ करते थे। ग्रामीण जो भी उत्पादन करते थे उसका अपने गांव और दूसरे जनपदों में उनका व्यापार करने जाते थे, अपनी वस्तुओं को बेचने जाते थे और अपनी आवश्यकताओं को चीज़ को लेकर आते थे। तो व्यापार और वाणिज्य उस समय संचालित था। अब अगली विशेषता हुई शिल्प एवं उद्योग। शिल्प एवं उद्योग, उस समय में शिल्पकारी और उद्योग अर्थव्यवस्था में शामिल थे। शिल्पकारी मतलब पत्थरों से मूर्तियां बनाना, तो ये शिल्पकारी करते थे। तो उनको शिल्पकारी से जो मूर्तियों का बनाई जाती थी उनको भी खरीद फरोख्त तो होता था, मतलब उनका भी उस समय मूर्तियां बनाकर बेचने का था, तो बेचते थे। तो ये भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताओं में शामिल थी। अब भारतीय अर्थव्यवस्था की अगली जो विशेषता रही वो धर्म और नैतिकता पर आधारित थी। मतलब उस समय जो धर्म के जो मंदिर हुआ करते थे, मंदिरों के पहले क्या था कि प्राचीन काल में जो मंदिर हुआ करते थे उनके चारों ओर जो जमीन होती थी वो उनके अधीन होती थी। तो धर्म जो मंदिर है उनमें दान भी आता था और धर्म के जो मंदिर का जो क्षेत्र होता था वह किसानों को कृषि करने के लिए दे दिया जाता था और उससे जो इनकम होती थी वो मंदिरों में जमा होती थी, मंदिरों के राजकोष में जमा होती थी और उनका फिर किसान जो ग्रामीण है, गरीब वर्ग है, उन पर उसका खर्च व्यय किया जाता। और नैतिकता के आधार पर भी थी। नैतिकता मतलब हम किसी वस्तु को अगर ले रहे हैं या लौटा रहे हैं, नैतिकता मतलब नैतिकता का अर्थ होगा सत्य, अहिंसा, करुणा, न्याय, दया, संयम, ये सब चीजें ज्ञानार्जन पर आधारित थे। और नैतिकता का अर्थ था कि आर्थिक लेन देन ईमानदारी, पारदर्शिता और परोपकारी की भावना से होती थी। अब अर्थशास्त्र का उस समय अर्थव्यवस्था का क्या महत्व रहा? प्राचीन काल में भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। इसकी समृद्धि का विश्व में नाम था। कृषि, उद्योग और व्यापार का ऐसा संयोग था जो आधुनिक अर्थव्यवस्था में भी अनुकरणीय है। आर्थिक समृद्धि के साथ साथ सामाजिक समरसता और धार्मिक एकता का अद्भुत संतुलन था। निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि धर्म, नैतिकता और लोक कल्याण पर आधारित थी। यह अर्थव्यवस्था आत्मनिर्भर, संतुलित और मानवीय मूल्यों से परिपूर्ण थी, जो आज भी आत्मनिर्भर भारत के आदर्श की प्रेरणा देती है। आज हमने जाना कि प्राचीन भारतीय अर्थव्यवस्था का परिचय क्या है, उसकी अवधारणा क्या है और अर्थव्यवस्था के प्रमुख आधार, विशेषताएं और महत्व को जाना। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो वो इन चीज़ों का मनन करें।